हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी का हमारी क्लास में स्वागत है और आज की हमारी जीके जीएस की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास शुरू होने वाली है, जिसको आप सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। और जितने भी आपके ग्रुप्स हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो या टेलीग्राम ग्रुप्स हो, उनमें भी जाकर के शेयर जरूर कर दीजिए। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और कुछ नए क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्लास आपकी बीपीएससी टीआरई 4.0 पीआरटी और जूनियर दोनों को ध्यान में रख करके करवाई जा रही है। तो चलिए, जो भी हमारे दोस्त बीपीएससी टीआरई 4 देना चाहते हैं वो सभी अभी से ही जुड़ करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर लें। आपको अभी 2 से 3 महीने का लगभग समय मिलने वाला है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। ये हमारी क्लास नंबर 3 है। इसके पहले हमने 2 क्लास कंप्लीट कर लिया है और ये तीसरी क्लास है जिसमें हम लोग जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। और आगे आने वाले समय में हम लोग जो है सभी विषय को विस्तार से भी पढ़ने वाले हैं। वो आप टेंशन मत लीजिएगा। अभी स्टार्टिंग में हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से सारी क्लासेस कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि जहां बालू के टीलों की प्रधानता हो, तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता हो, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो, या इनमें से कोई नहीं। मतलब अगर कोई क्षेत्र है और वो मरुस्थल है, मतलब कहने का कि अगर हम किसी क्षेत्र को मरुस्थल बोलते हैं तो उसका स्टैंडर्ड पैमाना क्या होना चाहिए। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी क्षेत्र है, मान लीजिए कि ये कोई क्षेत्र है और यहाँ पर जो वर्षा है, मेन चीज वर्षा होती है। अगर यहाँ पर वर्षा 25 डिग्री सेंटीग्रेड से भी क्या होती है, कम होती है, तो हम क्या कहेंगे, तब अब ये क्षेत्र कहलाएगा आपका मरुस्थल। ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, मरुस्थल, या इसी को कहते हैं डेजर्ट। ठीक है, ये डेजर्टिफिकेशन की श्रेणी में आ जाएगा। और वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से जब यहाँ पे कम होती है, वार्षिक वर्षा मतलब एक साल में अगर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होगी तो वह क्षेत्र क्या माना जाएगा, मरुस्थल, डेजर्ट माना जाएगा। याद रखिएगा, ये हमारा क्राइटेरिया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्पों में कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है। इन सभी 4 ऑप्शंस में दिए हुए हैं और इनमें बताना है कि कौन सी ऐसी नदी है जो यमुना की सहायक नदी नहीं है। चंबल नदी, केन नदी, घाघरा या बेतवा। याद रखिएगा, दिए गए विकल्पों में कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो इसमें चंबल नदी क्या यमुना की सहायक नदी है? बिल्कुल है। केन भी है, बेतवा भी है। चंबल, केन, बेतवा ये तीनों यमुना की सहायक नदियां हैं, लेकिन घाघरा आपकी यमुना की सहायक नदी नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। किस दर्रे से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा, डीफू दर्रा या A+B दोनों, अर्थात बोमडिला और यांग्याप दर्रा दोनों। इसमें बताना है कौन सा इसका राइट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये आपका जो है तिब्बत से निकलती है। ठीक है, तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये भारत में प्रवेश करती है यांग्याप दर्रा से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यांग्याप दर्रा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट है। 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है। एक बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, बीपीएससी के सीडीपीओ एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है। और बीपीएससी प्री में भी क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। अगर आपने अभी बीपीएससी घटना चित्र को पढ़ा होगा, वहां पे भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बीपीएससी प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बीपीएससी के साथ ही मेरे एग्जाम देने वाले हैं, अगर वो भी इस क्लास को देखें तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगर आपके कोई साथी दोस्त बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसको ये जो जीके जीएस की सीरीज है जरूर उसको सेंड कीजिएगा और उससे बोलिएगा कि भैया आप एक बार जरूर देखो। बहुत सारे क्वेश्चन आपको बीपीएससी के इसमें हूबहू देखने को मिलेंगे। अगर आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके रखते हैं तो जितने भी अगर आपने सभी क्वेश्चन करके रखे हैं, जो भी 8 से 10 क्वेश्चन आपको फंसते हैं
वो आपका प्लस पॉइंट होता है मेरिट में आने का। 90 ईस्ट रीच कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या अरब सागर? याद रखिएगा 90 ईस्ट रीच की बात की गई है, यह आपका हिंद महासागर पर स्थित है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया है? ये बताना है। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किस वर्ष किया था, भारत में किया गया है, ये बताना है। 2002, 2004, 2007 या 2009? मैं आपको अवगत करा दूं कि जो सुरेश तेंदुलकर समिति है, इसका गठन हम भारत में जो गरीबी का निर्धारण हुआ था, यह 2004 में होता है। इसका गठन 2004 में होता है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 2004। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से देखिएगा और उम्मीद है कि सभी को सारे ऑप्शन क्लियर समझ में आ रहे होंगे। प्राथमिक, अब यहाँ पे क्षेत्र दिया हुआ है और दूसरी तरफ उत्पादन दिया हुआ है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, और इनका उत्पादन में क्या क्या होता है, ये बताना है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आ जाएगा आपका? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग कृषि देखते हैं, तो कृषि में कौन कौन सा हो जाता है? कृषि में आपका कृषि करना, मधुमक्खी, ये जो पशुपालन करना, ये सभी आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र का हो जाएगा आपका मधुमक्खी पालन। द्वितीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में इंडस्ट्री आती है। क्या आता है? इंडस्ट्री। तो ये इसमें द्वितीय क्षेत्र में हो जाएगा आपका जूते का कारखाना, ये इंडस्ट्री में आ जाएगा। फिर तृतीय क्षेत्र, तो तृतीय क्षेत्र आपका सर्विस, सेवा क्षेत्र होता है। यहाँ पे जब हम किसी को सलाह देते हैं तो ये हमारी सेवा हो गई और इसे कहेंगे सलाहकारी संस्थाएं। यह तृतीय क्षेत्र होता है, इसलिए A2, B3, C1 ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है। कई बार आपसे अयस्कों से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब वहां के उत्पादन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है किसी विशेष स्थान के, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अभी TRE 3 में ऐसे ही पूछा गया था कि जो TRE 3 में ऐसा क्वेश्चन आया था, झारखंड से पूछा गया था कि झारखंड का एक कोई स्थान दे दिया था और पूछा था कि यह किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा ही क्वेश्चन बना था। तो पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है किस लिए? लौह अयस्क के लिए, कॉपर उत्पादन के लिए, सीसा उत्पादन के लिए या कोयला क्षेत्र के लिए? तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। पश्चिम बंगाल का रानीगंज ये आपका कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोयला क्षेत्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? पहला देश पूछा है। कार्बन टैक्स, आइसलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन? याद रखिएगा, कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश बन चुका है फिनलैंड। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी? तो आप सभी को पता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ही कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। आप भी ढेर सारी मेहनत कीजिए और ढेर सारा सफलता हासिल कीजिए, यही हमारा भी कर्तव्य है और आपका भी यही कर्तव्य होना चाहिए कि हम आपको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अच्छी चीजें प्रोवाइड करें और आप भी अच्छी चीजें ही लें। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, लेकिन आपको उनके जाल में नहीं फंसना, आपको तैयारी करना है और बस निकल आना है। तो ऐसे ही आपको रणनीति बना के रखना है। आपको जहां से भी अच्छी शिक्षा मिले उसी को ग्रहण कीजिए, ये जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश की संविधान से लिया गया है? न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब इसी को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से या कनाडा के संविधान से? तो याद रखेंगे आपका USA अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्या आपका न्यायिक पुनर्विलोकन? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये बताना है। विशेष उपबंध याद रखेंगे किसके बारे में, वित्त विधेयक। याद रखेंगे वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध संविधान के इस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 121 या अनुच्छेद 368। याद रखिएगा अनुच्छेद 280 में क्या है, वित्त विधेयक है, और इसके बारे में विशेष उपबंध आपको अनुच्छेद 117 में दिया हुआ है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और जो राज्य होते हैं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? भाग 11, भाग 13, भाग 14, ये भाग 20। संघ और राज्यों के जो अधीन सेवाएं हैं, यह आपका संविधान के भाग 14 में वर्णित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अब यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर बताना है आपको। ठीक है, याद रखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब क्या होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अब आपको ऑप्शन सारे दिख रहे होंगे, पहले ऑप्शन सारे नहीं दिख रहे थे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा आपका सशरीर प्रस्तुत करना। बंदी को प्रत्यक्ष मतलब सामने प्रस्तुत करना, इसी को बोलते हैं सशरीर प्रस्तुत होना। परमादेश, परमादेश ये इसमें क्या होता है, परमादेश में जो है जो बड़ी अदालतें होती हैं, ये छोटी अदालतों को आदेश देती हैं, तो ये कहती हैं हम आदेश देते हैं। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं। जैसे कोई भी छोटी अदालत है, अगर उसके वो कार्य क्षेत्र में नहीं है वो कार्य, वो कहेगा कि हम आदेश देते हैं, इसे हमारे पास भेज दो। प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब होता है मना करना। यह मतलब एक तरफ से पूछता है कि किस अधिकार से, आप देखेंगे ही ये पूछेगा प्रतिषेध। प्रतिषेध हो जाएगा आपका अधीनस्थ न्यायालय के लेख, प्रतिषेध में अधीनस्थ न्यायालय के लेख आ जाते हैं, ये हो जाएगा। और अधिकार परीक्षा में पूछता है कि किस अधिकार से, अधिकार परीक्षा हो जाएगा किस अधिकार से आप ये कार्य कर रहे हैं, ये हो जाएगा अधिकार परीक्षा। ये जो है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो रिट है, रिट जारी करने की शक्ति होती है, यही रिटें होती हैं जो जारी होती हैं, और इन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कई बार क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछता है। ये आपका टीआरई 2 में क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखेंगे। टीआरई 1 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। अभी अगर आप पेपर लिए हो या आपके पास पेपर हो तो जरूर देख लीजिएगा। बीपीएससी टीआरई 1 में यही क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में इसके पास होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, वित्त मंत्री। वास्तविक कार्यपालिका की बात की गई है, वास्तविक कार्यपालिका हमेशा प्रधानमंत्री के पास होती है, और प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है, ये बताना है। एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? आर्थिक कार्य विभाग, वित्त सेवा विभाग, राजस्व विभाग, या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कौन सा होगा, यह हो जाएगा आर्थिक कार्य विभाग, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की अगर सुनवाई करना है तो उसके लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? याद रखिए कम से कम इसमें 5 सदस्य होने चाहिए, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कम से कम 5 इसमें न्यायाधीश होने चाहिए, 5 न्यायाधीश होने ही चाहिए इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, औरंगजेब के संबंध में कौन से कथन असत्य हैं, ये पूछना है। औरंगजेब सभी धर्मों को मानता था, क्या यह कथन सही है? औरंगजेब सभी धर्मों को मानता था, क्या ये असत्य है? ये जो है आपका सही है। ठीक है, इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया,
जो ये असत्य था। ठीक है, गुरु अर्जुन देव को इसने फांसी दिलवा दिया। इसमें जो है क्या सही है, ये जो है आपका गलत है। इसने जजिया कर को पुनः लागू किया, ये भी सही है। और सभी कथन सत्य है, ये गलत है। ठीक है, मतलब इसमें सभी कथन का कोई वो नहीं होगा। कौन सा असत्य है पूछ रहा है तो बी हो जाएगा। इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन में गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंगो पायस या डोमिंगो पायस किसके शासनकाल में भारत आया था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, अच्युत राय या कृष्ण देव राय? याद रखिएगा, ये किसके शासनकाल में भारत आया था? ये कृष्ण देव राय के शासनकाल में भारत आया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कृष्ण देव राय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था? देखिए इस बार जो है प्राचीन इतिहास से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 3 क्वेश्चन टीआरई 3 में प्राचीन इतिहास से पूछे गए थे, तो जूनियर में तो याद रखिएगा। अब जो है अभी तक प्राइमरी जूनियर से क्वेश्चन मतलब आपको प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन नहीं पूछा था, तो इस बार जो है प्राचीन इतिहास से भी क्वेश्चन उठा लिया है। इसलिए आपको अब मतलब कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ना है। अब कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 2-3 बार के एग्जाम में प्राचीन इतिहास से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, लेकिन इस बार वो भी पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था? याद रखिएगा, आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी इसको 5 वर्गों में बांटा गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगन? याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये जो है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदा नीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? झेलम, सतलज, ब्यास, गंडक? याद रखिएगा, ऋग्वैदिक कालीन नदियां जो है उनमें सदा नीरा जो नदी है यह गंडक नदी को कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती, वैशाली, कौशाम्बी या सारनाथ? तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और पहला उपदेश, प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश की बात करेंगे, ये सारनाथ में दिया था महात्मा बुद्ध ने। ये किया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23। किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए थे? ये बताना है। लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता या दिल्ली? याद रखिएगा, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लाहौर। लाहौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में किसे गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? मतलब किसने यह कहा था जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो इसको सांत्वना पुरस्कार के रूप में किसने कहा था? एलन कैम्पबेल जॉनसन, मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू या तेज बहादुर सप्रू? याद रखिएगा, यह कहने वाले थे एलन कैम्पबेल जॉनसन। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एलन कैम्पबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते को सांत्वना पुरस्कार के रूप में कहा था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी? इसने यह लागू किया था। ये किसने इसकी लागू करने की वकालत की थी? याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस। एससी बोस के द्वारा या सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा अध्यक्षीय संबोधन के समय हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? आगा खां, सलीमुल्लाह खां, सर सैयद अहमद खां या मोहसिन उल मुल्क? याद रखिएगा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के जो गठन का प्रस्ताव है यह दिया था सलीमुल्लाह खां ने।
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी ने इसको गठन करने का प्रस्ताव दिया। 27 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना होता है, ये बताना है। साइंस का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम होता है तो पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण तो करते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर के बना होता है, ये बताना है आपको। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन एवं हाइड्रोजन। तो आप सभी को पता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये किस चीज से मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, इन तीन से मिलकर के बना होता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, एपिनेफ्रिन या साइटोकाइनिन। याद रखिएगा इसमें पादप हार्मोन कौन सा नहीं है, ये आपका एपिनेफ्रिन पादप हार्मोन नहीं है, जिब्रेलिन ये नहीं है आपका, जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये तीनों पादप हार्मोन है, एपिनेफ्रिन नहीं है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, 29 नंबर सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए, ये बताना है। पहले आप सुमेलित कर लेते हैं, फिर इसका नेक्स्ट उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, बाद में हम सॉल्व कर लेंगे, याद रखिएगा। हैजा, हैजा किससे होता है, ठीक है, हैजा जो है किसके द्वारा फैलता है, तो याद रखिएगा हैजा जो है ये आपका फैलता है बैक्टीरिया से, हैजा आपका बैक्टीरिया से फैलता है। डेंगू, डेंगू की बात करेंगे तो ये वायरस से फैलता है, डेंगू आपका वायरस से फैलता है। फील पाँव आपका कृमि जो होते हैं ना, फील पाँव कृमि से फैलता है। तो मलेरिया की बात करेंगे तो मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है। A4B1, यहाँ पे देख लीजिए A4B1, A4B1C3D2, यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आप यहाँ पे सी ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नहीं दिख रहा है आपको, मैं फिर से थोड़ा सा जूम करूंगा, हाँ अब शायद आपको दिख रहा होगा। हैजा आपका हो जाएगा, हैजा हो जाएगा आपका बैक्टीरिया, डेंगू वायरस, फील पाँव कृमि, मलेरिया प्रोटोजोआ। A4B1C3D2, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन आनुवंशिक रोग है, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सीजोफ्रेनिया या इनमें से सभी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपसे पूछ लेता है आनुवंशिक रोग कौन कौन से होते हैं, और आप में जो है फंस जाते हैं क्वेश्चन को लेकर के, तो आपको फंसना नहीं है। हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सीजोफ्रेनिया ये तीनों आनुवंशिक रोग होते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं, निमेटोडा संघ के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं, ये बताना है। एस्कैटिस, फिलारियसिस, पिनवर्ग या इनमें से सभी। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्कैटिस, फिलारियसिस और पिनवर्ग ये सभी निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, 2, 3, 4, 5। तो लार में अगर बात करेंगे, लार में मुख्यतः जो है 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है, इसको कोशिकीय ईंधन के नाम से भी जाना जाता है, बताना है आपको। माल्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या लैक्टोज। तो कोशिकीय ईंधन के रूप में जाने जाते हैं ग्लूकोज को, जो ग्लूकोज होता है आपका, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न 34, अधिकांश कीट शोषण करते हैं, अधिकांश जो कीट होते हैं ये शोषण तो करते हैं, लेकिन कैसे शोषण करते हैं ये बताइएगा। अधिकांश जो कीट होते हैं ये शोषण करते हैं, और त्वचा से, वातक तंत्र से या फेफड़ों से या क्लोम से। तो अधिकांश जो कीट शोषण करते हैं ये वातक तंत्र से शोषण करते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35, 35 नंबर क्वेश्चन है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, परावर्तन और व्यतिकरण, अपवर्तन और व्यतिकरण, ध्रुवण और व्यतिकरण या परावर्तन और अपवर्तन। तो साबुन के पतले झाग जो होता है,
साबुन की पतला झाग परिवर्तन और व्यतिकरण का एक परिणाम है। ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36, तंतु प्रकाशिकी संचार से संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? सूक्ष्म तरंग, विद्युत तरंग, रेडियो तरंग या प्रकाश तरंग? इसमें याद रखिएगा, ये आपको तंतु प्रकाशिकी संचार से संकेत के रूप में प्रकाश तरंग प्रवाहित होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। जो तंतु प्रकाशिकी संचार है, इससे संकेत के रूप में प्रकाश तरंग प्रवाहित होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर होगा अधिकतम, न्यूनतम, अपवर्तित रहेगा या A+B? तो ध्रुवों पर क्या होगा? यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका आवर्तकाल जो है ये क्या हो जाता है? हमेशा न्यूनतम होगा। आवर्तकाल उसका न्यूनतम होगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है या अधिक होता है? अधिक होता है, कम होता है, आधा होता है या बराबर होता है? साबुन के जो बुलबुले के अंदर का दाब है ये वायुमंडलीय दाब से हमेशा क्या होगा? अधिक होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? ये बताना है। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होगा? द्रव्यमान, संवेग, गति या दिशा? उस समय जो है दिशा में परिवर्तित होगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दिशा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, इस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? कौन सी अक्रिय गैस है जिसको छोड़ करके सभी उत्कृष्ट गैसें जो दी हुई है में परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? हीलियम, आर्गन, रेडॉन, जीनान। तो हीलियम का 2 ही परमाणु क्रमांक होता है और आप सभी को पता है, इसलिए हीलियम ही होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 41, 41 नंबर प्रश्न है। 41 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निर्माण करता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? अम्ल की बात करेंगे और ये धातु कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मुक्त करते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे उत्सर्जित होती है। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम, पोटेशियम, कोबाल्ट, A+B दोनों? याद रखिएगा, कौन सी ऐसी धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है? इनमें बताना है कि ये आपका सोडियम और पोटेशियम, इन दोनों को चाकू से काटा जा सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, निम्न में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है? रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, सभी? ये हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व हैं। क्या ये सही है? यस, ये जो है आपका इस रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है ट्राइटियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ट्राइटियम। अगला प्रश्न 44 नंबर क्वेश्चन है, एसिटिलीन की रासायनिक सूत्र है। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है ये बताना है। C2H4, C2H6, CH4, C2H2। याद रखिएगा, एसिटिलीन की बात की गई है और एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र होता है C2H2। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, ब्लैक गांधी निम्न में से किनका उपनाम है? महात्मा गांधी, जमनालाल बजाज, जगजीवन राम, मार्टिन लूथर किंग? ब्लैक गांधी के नाम से किसको जाना जाता है ये बताना है। ब्लैक गांधी की बात करेंगे तो वो है मार्टिन लूथर किंग और इनको ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है? ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे, लगान या पहेली? इसका राइट आंसर हो जाएगा मदर इंडिया। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47, विश्व शिक्षक दिवस इस तिथि को मनाया जाता है? 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 14 सितंबर या 14 नवंबर? याद रखिएगा, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा।
ये शिक्षक दिवस मनाते हैं, लेकिन विश्व शिक्षक दिवस आपको 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को, और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 48, मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं? महेंद्र वर्मन शैली, मामल्य शैली, राजसिंह शैली या नंदी वर्मन शैली? मंडप और रथ इस शैली के मंदिर के उदाहरण है, तो याद रखिएगा ये आपका मामल्य शैली के उदाहरण है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, निपख आंदोलन के प्रणेता थे। निपख आंदोलन जो है इसके प्रणेता कौन थे ये बताना है। चैतन्य, ज्ञानेश्वर, दादू दयाल, नामदेव। निपख आंदोलन के प्रणेता थे आपके दादू दयाल। मैं आपको इसी दिन इनकी कहानी बताऊंगा दादू दयाल की, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और कैसे इन्होंने निपख आंदोलन को शुरू किया इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी देंगे। दादू दयाल इसका राइट आंसर हो जाएगा निपख आंदोलन का। और आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है जिसका आंसर आप लोग दीजिएगा। खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? जी स्टैनली, जॉन डेवी, वान सिलर, मैकडूगल। ठीक है, मैकडूगल होता है इसका। ठीक है, तो इसमें बताना है कि खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया ये बताएगा। और आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने सभी मित्रों को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सारी अपडेट्स वहां पे मिलती हैं क्लास से रिलेटेड। और हम लोग जो है अब बोर्ड के माध्यम से भी कोशिश करेंगे कि बोर्ड के माध्यम से भी आगे क्लास लेकर के आए, तो जिससे कि आप लोगों को मैं और भी चीजें समझा पाऊँ। रीजनिंग और मैथ की क्लास भी लेकर के आएंगे, तो उसके लिए भी हमें बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो जरूर हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आपको ज्वाइन करना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।